हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। और आप सभी को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके और आपके पूरे परिवार को द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस की तरफ से। देखिए, हम लोग लास्ट लेक्चर में सिलेबस के बारे में पढ़े थे। तो जो भी बच्चे सिलेबस को वाले वीडियो नहीं देखे हैं उसको प्लीज़ आप पहले देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ताकि आपको पता होगा कि एनटीएससी के सोशल साइंस के सिलेबस क्या हैं, सिलेबस क्यों ज़रूरी है। ये सारे चीज़ उस वीडियो में हम डिस्कशन किए हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जी। ओके, देखिए, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू सीरीज है। ये एमसीक्यू, इसमें ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में वो कराए जाएंगे। और जो आपको एनटीएससी में पूछा गया है या और स्टेट एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और देखिए, जब भी आप लेक्चर को देखिए प्लीज़ आप एक नोटबुक लेकर देखिएगा लेक्चर को। यूँ नहीं कि आप चलते चलते कहीं लेक्चर सुन लिए बस काम हो गया। देखिए, वो तो काम हो जाएगा, लेकिन जो हम लेक्चर जैसे एमसीक्यू कराएंगे ना, तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे एमसीक्यू से रिलेटेड। तो वो आप कब सुन पाओगे अच्छे से? आप उसको लिखोगे अपने नोटबुक में और उसे बार बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठिएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक लेकर बैठिएगा, नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट डाउन करते चले आगे आगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरह। ओके, देखिए, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि द पंचायती राज सिस्टम बेस वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, यानी यहाँ लिखिए हिंदी में, पंचायती राज प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ कि पंचायती राज कब आया था। 1992 में पंचायती राज आया था। कौन से अमेंडमेंट में? तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज आया था। कौन से अमेंडमेंट में? 73rd अमेंडमेंट में। देखिए, पंचायती राज ना ये रूरल एरिया में आया था, यानी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज को लाया गया था, ठीक है। और इसी के सिमिलर एक आया था म्युनिसिपालिटी। जैसे शहर में ना, आप जैसे दिल्ली शहर या किसी भी शहर में म्युनिसिपालिटी होता है, ठीक है। तो वो आया था आपका 74th अमेंडमेंट में आया था। वो भी आया था 1992 में, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस स्टेट में लागू किया गया? तो राजस्थान स्टेट में। किस स्टेट में? राजस्थान में। राजस्थान स्टेट में। और राजस्थान स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका इससे जुड़ी क्वेश्चन। और ये देखिए, पंचायती राज सिस्टम में ना हम पावर को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी पावर को बंटवारा किया गया है। यानी जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पे रहेंगे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो पावर को अलग अलग बांट दिया गया है ना। तो पावर को जब बांटा जाता है तो उन्होंने क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। और जब पावर एक ही आदमी के हाथ में रहेगा, यानी सेंटर में ही रहेगा एक ही जगह पे, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो आप खुद ही ऑप्शन इसका आंसर बता दोगे कि पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि पावर तो भाई बटा गया है, पंचायत में अलग, आप ब्लॉक लेवल पे जाएंगे वहाँ अलग, डिस्ट्रिक्ट पे अलग, स्टेट पे अलग। तो ये पंचायत में लेवल पे ये आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे देखे होंगे ना कि पंचायत में मुखिया होते हैं भाई, उनके पास अलग पावर होता है। आप ब्लॉक लेवल पर जाएंगे प्रमुख, ठीक है, तो सब किसी के पास अलग अलग पावर रहता है। तो पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, आपका टोटल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में कितना था। जैसे कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियल स्टेज पे शेड्यूल में कितने लैंग्वेज थी, 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज थे? तो कितने लैंग्वेज थे? 14 लैंग्वेज उस समय हुआ करते थे। अब कितने हो गए हैं?
22 लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन दिया है देखिए 22, यस 22 दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज थे। जैसे लैंग्वेज आपका हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, ये अलग अलग आपका लैंग्वेज है। तो ये टोटल लैंग्वेज कैसे है 22 है, टोटल आपका 22 लैंग्वेज। देखिए आपके शेड्यूल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि किस शेड्यूल में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो 7 शेड्यूल में आपका पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। और इस 7 शेड्यूल में एक लिस्ट आते हैं, वो 3 लिस्ट होते हैं, कौन कौन, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ये 3 स्टेट लिस्ट होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगर एमसीक्यू इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एंटी नेशनल एंड इकोनॉमिक क्राइम। देखिए एंटी नेशनल के मतलब हुआ ना कि आप नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। अब नेशनलिज्म क्या होगा, नेशनलिज्म के मतलब ये हुआ कि आप एकदम जैसे आप इंडिया के हैं ना, तो आप इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अपनी जान तक दे सकते हो, यानी कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप इंडियन आर्मी हमारे होते हैं, वो बॉर्डर पे कितनी रक्षा करते हैं हम लोगों को, हम लोग चैन से सोते हैं उन्हीं की वजह से, वो रक्षा करते हैं। तो वो टेररिस्ट को रोकने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो उनके अंदर नेशनलिज्म कूड़ कूड़ के भरा हुआ है। अगर वही कोई इंसान के अंदर नेशनलिज्म नहीं है, वो अपने देश के खिलाफ है, तो उसको क्या कहेंगे, एंटी नेशनल। समझ गए। यहाँ लिखा है इकोनॉमिक क्राइम। इकोनॉमिक क्राइम का मतलब हुआ कि आप, इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसा का बात हो रहा है। तो आप जैसे पैसे लेकर भाग जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक क्राइम। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एंटी नेशनल एंड इकोनॉमिक क्राइम। स्मगलिंग नहीं, कम्युनिज्म नहीं, करप्शन। क्योंकि आज जो व्यक्ति करप्ट करता है उनको कहा जाता है इकोनॉमिक क्राइम। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते ही है। देखिए कर्नाटका में आया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका है फोर्थ, इन 1946 द फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज एक्सप्लेन बाय। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन किनके द्वारा किया गया था, ठीक है जी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो 1946 में आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी किन के द्वारा कंडक्ट किया जाता था, तो वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो भी विदेश नीति होता था, विदेश आना जाना, जो भी विदेश से रिलेटेड कुछ भी करना होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कर्नाटका में आया हुआ है आपका। हाँ देखिए आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, प्रधानमंत्री भारत का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप लिख लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इन 1971 इंडिया एंटर इनटू 20 years ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विथ वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन किसके साथ इंडिया किया था डील, तो ये आपका रसिया के साथ किया था। किसके साथ किया था जी, रसिया के साथ डील किया था। ये कब किया था, किस मंथ में, तो अगस्त मंथ में, ठीक है, ये लिख लीजिएगा अगस्त मंथ में, अगस्त 1971 में डील हुआ था रसिया के साथ, ठीक है। यह देखिए इधर लिखा है आपका आंसर बी, रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंट्री हेल्पेड इंडिया फाइनेंशियली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5-year प्लान। अब देखिए यहाँ एक चीज आ गया, 5-year प्लान क्या होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 5-year प्लान कब आया था, तो 5-year प्लान आपका 1951 में आया था। ओके जी, ठीक है। अब देखिए ये आपका 5-year प्लान अब क्या हो गया है, नीति आयोग। पहले आता था क्या, 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया कब, 2014 में। 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया, समझे। तो क्वेश्चन कभी ये भी आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन थे, तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नीति आयोग कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब फॉर्म में आया? तो यह 1 जनवरी आपका 2015 में फॉर्म में आया था। और कब लागू किया गया था? 2014 में। 2014 में ही तो बीजेपी का सरकार बना था, मोदी वाला। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका 5 ईयर्स प्लान। तो आपका इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान के लिए कौन हेल्प किया था? तो आपको यूएसए हेल्प किया था, क्योंकि यूएसए के भाई पास पैसे अच्छे खासे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे। ये किस में आया है आपका? कर्नाटका में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वो जो हम आपको क्वेश्चन के स्लाइड में इधर करवा रहे हैं, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें इससे रिलेटेड है, इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये चीज़ आप लिखते जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप ये नहीं, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है आपका कि द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लिख लीजिएगा, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने आ सकते हैं कि यूएनओ का इस्टेब्लिश कब किया गया, कब बना था? तो 1945 में बना था। ठीक है, उस समय कितने मेंबर थे? तो 51 मेंबर थे, 51 कंट्री थे उस समय। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब इसके कितने मेंबर है? तो 193 कंट्री है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर है टोटल? 15 मेंबर है। ठीक है, और इस 15 मेंबर में 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, अब 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यानी जिनका फिक्स सदस्यता है, सदस्य वो फिक्स सदस्य में है, यानी परमानेंट मेंबर उनको कहा जाता है। देखिए ये कौन कौन से हैं? आपका यूएसए, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रसिया एंड फ्रांस। ये आपका 5 जो है इनको अस्थाई सदस्यता दिया गया है, ये परमानेंट मेंबर है। देखिए कभी कभी ये होता है ना कि आप देखे होंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है यूएनओ में, तो चाइना जो है अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके वो रेजोल्यूशन को आने नहीं देता है। यानी ये जो पांचों कंट्री है, अगर ये लोग किसी को वोटिंग करेंगे और रेजोल्यूशन लाएंगे तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा, और अगर इनमें से एक भी आदमी अपना वोटिंग नहीं देगा तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। तो चाइना हमेशा यही करता है, जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कश्मीर में अगर टेररिस्ट फैलाता था तो उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया जाता था, तो ये अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके रेजोल्यूशन को पास होने नहीं देता था। बाकी ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15 आंसर इसका हो जाएगा। 15 मेंबर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एजुकेशन इज कंसीडर अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन जो है किस लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? ठीक है, देखिए आपके यहाँ लिखा है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट। इन लिस्ट के बारे में पहले हम आपको जिक्र कर देते हैं, फिर आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यूनियन लिस्ट क्या होता है? यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं? टोटल 100 सब्जेक्ट आते हैं। अगर यूनियन लिस्ट में अमेंडमेंट लाना होता है तो ये सेंटर के पास ही पावर है कि उसको अमेंड कर सकता है, इसको स्टेट अमेंड नहीं कर सकता है। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट को स्टेट अमेंड करेगा आपका। तो स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं? स्टेट लिस्ट में आपके 61 सब्जेक्ट आते हैं। तो ये स्टेट के पास पावर है कि इसको अमेंड कर सकता है। उसके बाद क्या है? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को स्टेट और आपका यूनियन दोनों अमेंड कर सकता है, और इनमें कितने आते हैं सब्जेक्ट? आपका 47 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि कंकरेंट लिस्ट में आपके एजुकेशन सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये आपका आंसर सी है, यहाँ आप टिक कर लीजिएगा। तो ये आपका एजुकेशन सब्जेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए स्टेट इस पर लॉ बना दिया, सेंटर भी लॉ बना दिया अपना, तो भाई स्टेट भी बना दिया, सेंटर भी लॉ बना दिया, तो किसका मान्य होगा? तो सेंटर का हमेशा मान्य होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि
कंकरेंट लिस्ट में अगर स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना देते हैं तो किनका मान्य होगा? तो आंसर क्या होगा आपका? सेंटर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आपका किस शेड्यूल में आता है? तो 7 शेड्यूल में, आपको पहले ही बताती हैं। और देखिए इधर एक ऑप्शन क्या है? रिज्यूडरी लिस्ट। रिज्यूडरी लिस्ट का मतलब हुआ ना कि जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन तीनों में नहीं आता है उनको क्या बोलते हैं? रिज्यूडरी लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि द अनटचेबिलिटी क्राइम एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? छुआछूत। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। जैसे SC ST इनके साथ या किसी भी लोगों के साथ छुआछूत करेंगे तो आपको 500 रुपया फाइन देना पड़ेगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो आप किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे। ये कब एक्ट आया था? तो आपका 1955 में एक्ट आया था। और किस आर्टिकल में आता है अनटचेबिलिटी? तो आर्टिकल 17 में आता है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन 1973। चिपको मूवमेंट क्या होता है पहले इनके बारे में जानते हैं। जैसे पेड़ पौधों को जब काटा जाता था ना, तो जो उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में आया था चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड में मेल और फीमेल थे, वो पेड़ पौधों के क्या किए? पकड़कर, पेड़ पौधों को पकड़कर लिपट गए। बोले कि आओ पहले मुझे काटो, उसके बाद आप पेड़ पौधे को काटना। क्योंकि देखिए पेड़ पौधे अगर कटेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। जैसे देखिए कोरोना में क्या हुआ? ऑक्सीजन के कारण काफ़ी लोगों का डेथ हुआ था, ठीक है। तो अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त मिलेगा। तो इसीलिए चिपको मूवमेंट में यह लोग मेल और फीमेल लोग पेड़ पौधे से चिपक गए और यह पेड़ पौधे काटने से मना किया गया। ये किस टाइप का मूवमेंट था? तो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है जी। कौन लाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किन से इन्फ्लुएंस थे? तो महात्मा गांधी से, इसीलिए ये नॉन वायलेंस हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका इतना ही 10 क्वेश्चन था आज के लेक्चर में। तो देखिए जो भी क्वेश्चन कराया गया है आप उनको बार बार देखेंगे और नोट कर लीजिए। आप अपने नोटबुक में एक नोटबुक स्पेशल बना लीजिए, पॉलिटिकल के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सबके लिए। और उनको आप नोट करेंगे और मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। जितना रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपको याद रहेगा, ठीक है। और देखिए आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप बताइएगा होमवर्क में कि आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिन का होता है, यानी उनका टेन्योर कितना होता है। और नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। बाकी आप बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।